हेलो बेटा, अंशु शर्मा आ गए ना? हेलो। हाँ बेटा, मैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पारिस्थितिक स्तूप की बात कर रही हूँ आपसे। औरों को भी कनेक्ट होने दो। तो आज अपन बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो पारिस्थितिकी विज्ञानी चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यदि किसी भी इकोसिस्टम के विभिन्न पोष स्तरों ट्रॉफिक लेवल्स का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ये पोष स्तर उत्तरोत्तर रूप से एक के बाद एक सोपानों में व्यवस्थित होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोष स्तरों के उत्तरोत्तर स्तूपाकार व्यवस्था क्रम को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं या पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अपन बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की। जीवों की संख्या के स्तूप। यदि किसी भी इकोसिस्टम के उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के उपभोक्ता जीवों की संख्या को स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे जीवों की संख्या का पिरामिड कहते हैं। जैसे जैसे हम उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होते हैं तो इसके साथ ही जीवों की संख्या भी कम होती जाती है। ऐसे पिरामिड में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या कम से कमतर एवं सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या न्यूनतम होती है। यह पिरामिड सीधा दिखाई देता है, मतलब अपराइट होता है, लेकिन परजीवी खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में यह पिरामिड ऑफ नंबर विलोमित या उल्टा मतलब इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो एक घास स्थलीय इकोसिस्टम में उपभोक्ता के रूप में घास होती है जो कि सर्वाधिक संख्या में होती है, लेकिन इसके पश्चात उपभोक्ताओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आती है। यहाँ जीव संख्या का पिरामिड सीधा होगा। यही अवस्था जलाशयी पारिस्थितिक तंत्र में भी दिखाई देती है। जैसे कि एक तालाब में पादप प्लावक, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य उत्पादक के रूप में होते हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। इसके बाद विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर कमी आती रहती है। इसके विपरीत फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन्य पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या पिरामिड की आकृति कुछ अलग ही प्रकार की होती है, क्योंकि जहां विशाल वृक्ष उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं, ये विशाल वृक्ष संख्या में कम होते हैं और इस तंत्र में शाकाहारी उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर कमी दृष्टिगोचर होती है। लेकिन फिर भी यहाँ जीव संख्या पिरामिड सीधा होता है। अब अपन बात करते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासिटिक फूड चेन में भी जीव संख्या पिरामिड वृक्ष के समान ही उल्टा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ केवल एक पादप अनेक परजीवियों के पोषण के लिए पर्याप्त होता है। कालांतर में ये परजीवी अनेक हाइपर पैरासाइट्स को पोषण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक से निरंतर उपभोक्ताओं की और संख्या बढ़ने के कारण रेखा चित्र में इनका जीव संख्या पिरामिड
उल्टी आकृति का बनता है। इस तरह से हम देखते हैं। ये था पिरामिड ऑफ नंबर। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास, तो जिसको कहते हैं जैव भार स्तूप या पिरामिड। तो यह पिरामिड जिनके द्वारा या वह पिरामिड जिनके द्वारा पिरामिड में खाद्य श्रृंखला तथा प्रत्येक पोष स्तर के जीवों का आकार पारस्परिक, वापस बोल रही हूँ, वह पिरामिड जिसके द्वारा इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला तथा प्रत्येक पोष स्तर के जीवों का पारस्परिक संबंध निरूपित किया जाता है, उनको जैव भार पिरामिड कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में एक इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों का जो शुष्क भार ड्राई वेट होता है उसे बायोमास या जैव भार कहते हैं। यदि प्रत्येक पोष स्तर के जीवों के जैव भार को किसी रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जाए तो यह रेखाचित्र ठीक एक स्तूप या पिरामिड के समान बनेगा। तो जैव भार बायोमास के आधार पर प्राप्त पिरामिडों से यह ज्ञात होता है कि एक खाद्य श्रृंखला में कि एक फूड चेन में उत्पादक स्तर का जैव भार सर्वाधिक होता है। इसमें अन्य स्तरों पर धीरे धीरे कमी आती रहती है। तो बेटा जैव भार बायोमास के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के पिरामिड सीधे एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड उल्टे प्राप्त होते हैं, इन्वर्टेड प्राप्त होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में फॉरेस्ट तथा घास स्थली के जीव भार पिरामिड अपराइट बनते हैं, मतलब सीधे बनते हैं। उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होने पर जैव भार या जीव भार में निरंतर कमी दिखाई देती है। तालाबों व अन्य जलीय इकोसिस्टम में जीव भार के आधार पर बनने वाले पिरामिड उल्टे होते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादक के रूप में पादप, प्लावक व अन्य छोटे जीव होते हैं, जिनका जीव भार या जैव भार बायोमास हमेशा कम होता है। एवं जैसे जैसे हम उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होते हैं तो इसके साथ ही जैव भार में भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो वृक्ष का जैव भार पिरामिड सीधा बनता है, मतलब अपराइट बनता है। अब लास्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एक प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला में भोजन, एक प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला में भोजन उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर तक अभिगमन करता है। ऊर्जा प्रवाह एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर की ओर अग्रसर होता है। एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर पर अभिगमन के दौरान ऊर्जा की मात्रा में क्रमिक ह्रास होता है। जब एक पोष स्तर की संग्रहित ऊर्जा दूसरे पोष स्तर में जाती है तो यहाँ कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की केवल 10% मात्रा ही बायोमास के रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार बेटा उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है तथा ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं सर्वोच्च उपभोक्ताओं में धीरे धीरे कम होती जाती है। इस आधार पर खाद्य श्रृंखला में
ऊर्जा के पिरामिड का रेखा चित्र सदैव सीधा बनता है। तो एनर्जी के पिरामिड का आधारीय भाग बड़ा होता है, वह शीर्ष भाग छोटा होता है। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला में जीवों के ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन एक इकाई क्षेत्र व समय के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में जैव ऊर्जा का परिमापन करने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अपन अब करेंगे बात और आने दो पादप सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण। अब तो जुड़े हो बेटा निर्मला चौधरी, अंशु शर्मा, निकिता शर्मा, मोनिका, सोनू कुमारी, चित्रांशा। ठीक है बेटा, सुबह जुड़ने में मतलब नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अब और आ जाने दो, नहीं तो मैं बताऊंगी अब प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण की बात करेंगे। तो बेटा विभिन्न पादप समुदायों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, तनुश्री भी आ गई। तो अपन बात करते हैं विभिन्न पादप समुदायों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उन क्षेत्रों के पर्यावरण की स्थानीय अवस्थाओं में बदलाव ले आते हैं। जब इन बदलावों का क्रम और अधिक बढ़ता है तो अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह क्षेत्र उस समय उगने वाले पेड़ पौधे या वनस्पति की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। इसलिए इस परिवर्तित अवस्था में बदले हुए परिवेश में पूर्ववर्ती वनस्पति के स्थान पर नया पादप समुदाय प्रकट होता है। मतलब कहने का मतलब है एक लंबे समय के पश्चात उस समुदाय के पेड़ पौधे भी अपने पर्यावरण को प्रभावित कर इसमें बदलाव उत्पन्न कर देते हैं। तो फिर अन्य प्रकार के पादप समुदाय इनका स्थान ले लेते हैं। तो प्रकृति में पर्यावरण के बदलाव के साथ साथ पादप समुदायों के अपीयरेंस एवं प्रतिस्थापन की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर जारी रहती है जब तक कि उस क्षेत्र विशेष में एक स्थायी एवं चरम पादप समुदाय मीन्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी का विकास नहीं हो जाता। इसके साथ ही पर्यावरण में भी न्यूनाधिक स्थिरता आ जाती है। इसे पादप सक्सेशन या प्लांट अनुक्रमण कहते हैं। तो किसी भी निर्जन क्षेत्र बेयर एरिया में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को प्लांट सक्सेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अनुक्रमण सक्सेशन शब्द का प्रयोग स्वीडन के इकोसिस्टम वैज्ञानिक, स्वीडन के पारिस्थितिकी विज्ञ हल्ट द्वारा समुदायों में होने वाले क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित परिवर्तनों के लिए किया था। अब मैं बात करती हूँ कॉजेज ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के कारण। पादप समुदायों में निरंतर संचालित होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया के बारे में कोई एक निश्चित कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी क्लीमेंट्स तथा वीवर एंड क्लीमेंट्स के अनुसार प्लांट सक्सेशन अनुक्रमण के 3 प्रमुख कारक हैं।
वे फैक्टर्स जिनमें अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और यह कारक किसी क्षेत्र के निर्जन या अनाच्छादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अनाच्छादन के तुरंत बाद इस निर्जन क्षेत्र में विभिन्न सजीवों का आगमन होता है एवं अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरे कारक अनुक्रमण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। इन कारकों में जीवों का प्रवास, जीवों का अस्थापन, एसेसिस एवं उनकी प्रतिक्रिया इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। अंतिम प्रकार के कारक अनुक्रमण प्रक्रिया को चरम स्थिति में लाकर समुदाय को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अनाच्छादन या निर्जन क्षेत्र के निर्माण के 3 प्रमुख कारक निम्न प्रकार से हैं। अनाच्छादन से तात्पर्य वनस्पति रहित क्षेत्र से है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द कॉजेज ऑफ सक्सेशन। पहला है जलवायवीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो दूसरा है टोपोग्राफिक कॉजेज, भू आकृतिक कारण। तीसरी बात करेंगे मृदा का जमाव, सॉइल डिपोजिशन। तो पहली बात करती हूँ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायवीय कारक। तो जब किसी स्थान विशेष की जलवायु में अत्यधिक बदलाव आ जाता है तो वहां उपस्थित पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तनों को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा व हिमपात अथवा पाला पड़ने से किसी भी क्षेत्र की वनस्पति का विनाश हो जाता है एवं अनाच्छादित क्षेत्र बन जाते हैं। इनके स्थान पर ऐसे पादप समुदाय विकसित होते हैं जो बदलती हुई जलवायु के अनुकूल होते हैं। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड कॉज ऑफ सक्सेशन, दैट इज टोपोग्राफिक कॉजेज, भू आकृतिक कारण। जब किसी स्थान की स्थल आकृति या मृदा में परिवर्तन के कारण अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न हो तो इसे भू आकृतिक कारण कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो बाढ़ में जल के बहाव से नदियों की धाराओं, वायु, समुद्र एवं वर्षा के जल में भूमि की ऊपरी परतों से मिट्टी का अपरदन हो जाता है, अर्थात इसकी परत हट जाती है। इसे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की ऊपरी परत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। मृदा की ऊपरी परत के हट जाने या नष्ट हो जाने से इस स्थान की वनस्पति भी नष्ट हो जाती है तथा एक अनाच्छादित क्षेत्र बन जाता है। इसके पश्चात अनुक्रमण सक्सेशन प्रारंभ होता है एवं नए पादप समुदायों का विकास होता है। नेक्स्ट है सॉइल डिपोजिशन, मृदा का जमाव। तो इस प्रक्रिया को भी पादप अनुक्रमण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक कहा जा सकता है। समुद्र की लहरों या नदियों की धाराओं द्वारा किनारों पर जमा रेत, पहाड़ों से गिरने वाले विशाल हिमखंड, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी पर्वत के फटने से
नए अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो सभी प्रक्रियाओं में जब मिट्टी का जमाव ऐसे स्थानों पर होता है जहां वनस्पति समुदाय पहले से ही उपस्थित था, तो इसके पेड़ पौधे मिट्टी से दबकर नष्ट हो जाते हैं एवं यह क्षेत्र वनस्पति विहीन या अनाच्छादित हो जाता है। अतः ऐसे स्थानों पर पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया आरंभ होती है एवं नए पादप समुदाय आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे कारण की, बायोटिक कॉजेस, जैविक कारण की। व्हाट आर द बायोटिक कॉजेस ऑफ द प्लांट सक्सेशन? पादप अनुक्रमण के जैविक कारण क्या क्या हैं? तो बेटा देखते हैं, बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण एवं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण द्वारा आज मनुष्य द्वारा अनेक स्थानों की वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है, जो अपने फ्लोरा है, फोना है, वनस्पति को नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि मानव की संख्या, ह्यूमंस की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो मनुष्य वनस्पति को नष्ट कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बने बांधों से फॉरेस्ट एरिया, वन्य क्षेत्र जल में डूब गए एवं वहां की वनस्पति भी नष्ट हो गई। वनों की, फॉरेस्ट की निरंतर कटाई से भी अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है। मतलब रेगुलर अपन जब फॉरेस्ट की कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो भी बेयर एरियाज का निर्माण होता है, जहां फिर से अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके अतिरिक्त अनेक परजीवी पौधे, पैरासिटिक प्लांट्स, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों के संक्रमण द्वारा तथा पशुओं की चराई द्वारा भी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे लगातार अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है एवं पादप अनुक्रमण क्रिया प्रारंभ होती है। तो अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन भी कितने प्रकार के हैं? एक तो है बेटा शुष्क, एक तो है जीरार्क, एक है हाइड्रार्क। तो इनकी पहले बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। तो अनुक्रमण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूरस्थ स्थानों से आकर नए आवास या बेयर एरियाज, अनाच्छादित क्षेत्र में स्थापित होने वाले पादप समुदाय को पुरोगामी समुदाय, पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। यह अनुक्रमण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अंत में इस क्षेत्र में चरम समुदाय का आगमन होता है। मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी का आगमन होता है। तो अनुक्रमण प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था से लेकर चरम समुदाय के अंतिम चरण के बीच प्राप्त समुदायों को सीरल कम्युनिटीज, क्रमक समुदाय कहा जाता है तथा अनुक्रमण की समस्त क्रम की अवस्थाओं को संयुक्त रूप से सीयर क्रमक कहते हैं। तो आपकी कोर्स में है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। शुष्क आवासों में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को जीरार्क कहते हैं तथा इसके विभिन्न चरणों को संयुक्त रूप से जीरोसीयर
मरुक्रमक कहा जाता है। लवण रहित जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को हाइड्रोसीयर जल क्रमक कहा जाता है। लवणीय जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को लवण क्रमक हेलोसियर कहा जाता है। अम्लीय जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को ऑक्साइलोसियर अम्लीय क्रमक कहा जाता है। यदि जीरोसियर मरुक्रमक नग्न शिलाखंडों व चट्टानों बेयर रॉक्स के ऊपर प्रारंभ होता है तो इसे शैल क्रमक लिथोसियर कहते हैं। तो क्या बताया बेटा, हाइड्रोसियर किसे कहते हैं? लवण रहित जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को जल क्रमक मतलब हाइड्रोसियर कहते हैं। अब आता है हेलोसियर किसे कहते हैं? तो लवणीय जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को लवण क्रमक हेलोसियर कहा जाता है। अब आता है ऑक्साइलोसियर अम्लीय क्रमक किसे कहते हैं? तो बेटा अम्लीय जल में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को ऑक्साइलोसियर कहते हैं। और अब आता है व्हाट इज लिथोसियर मतलब शैल क्रमक किसे कहते हैं? तो यदि जीरोसियर नग्न शिलाखंडों व चट्टानों बेयर रॉक्स के ऊपर प्रारंभ होता है तो इसे लिथोसियर कहते हैं। यदि जीरोसियर मतलब मरुक्रमक बालुई या रेतीली टीलों पर संचालित होता है तो इसे सेमोसियर मतलब बालुकीय क्रमक कहते हैं। तो सक्सेशन विभिन्न स्थानों पर संपन्न अनुक्रमण की प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से है बेटा सक्सेशन में? एक तो है जीरार्क, एक है हाइड्रार्क। तो हाइड्रार्क को भी मतलब जल आरंभी जिसे कहते हैं उसको भी तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है बेटा हाइड्रोसियर, इसको हिंदी में कहते हैं जल क्रमक। दूसरा है हेलोसियर लवण क्रमक। तीसरा है अपन ने देखा ऑक्साइलोसियर अम्लीय क्रमक। और इस जीरार्क को भी अपन ने दो भागों में बांटा, एक तो है शैल क्रमक लिथोसियर, दूसरा है बालुकीय क्रमक सेमोसियर। तो हाइड्रोसियर क्या था? लवण रहित जल में अनुक्रमण हाइड्रोसियर कहलाता है। और हेलोसियर लवण युक्त जल में अनुक्रमण हेलोसियर कहलाता है। अब अम्लीय क्रमक ऑक्साइलोसियर क्या है? अम्लीय जल में अनुक्रमण अम्लीय क्रमक कहलाता है। अब शैल क्रमक नग्न चट्टानों व शिलाखंडों पर अनुक्रमण क्या कहलाता है? शैल क्रमक या लिथोसियर कहलाता है। एक है बालुकीय क्रमक सेमोसियर मतलब रेतीले या बालुई टीलों पर जब अनुक्रमण होता है तो इसे सेमोसियर कहते हैं। लेकिन अपने कोर्स में दो ही है डिटेल में, एक तो है हाइड्रोसियर। तो क्वेश्चन कम्स डिस्क्राइब व्हाट इज हाइड्रोसियर एंड व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर की विस्तृत व्याख्या कीजिए, जल क्रमक को डिटेल में समझाइए या जीरोसियर को डिटेल में समझाइए। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ बात करती हूँ प्राइमरी सक्सेशन की, प्राथमिक अनुक्रमण की। यह अनुक्रमण क्रिया पूर्ववर्ती अनाच्छादित या पादप रहित क्षेत्रों में होती है, जैसे रेतीले टीले या नग्न चट्टाने या नए द्वीप या भूस्खलन व भूकंप के बाद
बनी नई झीलें आदि। दूसरा, समुद्री परिवेश में भी समुद्री तटों पर नदियों द्वारा अपदरित मृदा तथा कोरल चट्टानों द्वारा बने क्षेत्र एवं केकड़ों तथा मॉलस्क जंतुओं के खोलों पर भी प्राथमिक अनुक्रमण होता है। और अब आता है सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। तो इस प्रकार की अनुक्रमण क्रिया में अनाच्छादित क्षेत्र पूर्ववर्ती सजीव या पादप समुदाय के नष्ट हो जाने से बनता है, अर्थात जहां पहले पेड़ पौधे थे लेकिन किसी कारणवश ये पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार के पुनर्निर्मित अनाच्छादित क्षेत्र पर संचालित पादप अनुक्रमण को सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण के लिए अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण अर्थात पूर्ववर्ती वनस्पति का नष्ट होना विभिन्न कारणों से संभव हो सकता है, जैसे आग या जलवायवी कारकों में परिवर्तन या भूकंप या भूस्खलन इत्यादि। तो प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि इनके अनाच्छादित क्षेत्रों में पूर्ववर्ती समुदाय द्वारा निर्मित ह्यूमस एवं मृदा पहले से ही मौजूद होती है। द्वितीयक अनुक्रमण के विभिन्न चरणों या क्रमकों को सबसीयर कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के क्रमकों को प्राइसीयर कहते हैं। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के विभिन्न चरण की बात करते हैं तो क्या पाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में संपन्न होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया के प्रमुख चरण स्टेप्स निम्न प्रकार से हैं। तो पहले तो बात करेंगे न्यूडेशन, अनाच्छादन। दूसरा है इन्वेजन, मतलब आक्रमण या अतिक्रमण। तीसरा है माइग्रेशन, प्रवास या प्रवर्जन। और चौथा है, अपन बात करेंगे एसेसिस और एस्टेब्लिशमेंट, अस्थापन। तो पहली बात करती हूँ अनाच्छादन, न्यूडेशन। ये किसे कहते हैं? पेड़ पौधों से रहित क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण विभिन्न परिघटनाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन, मिट्टी का जमाव या आग द्वारा संभव हो सकता है। मतलब यदि आग फैल जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मृदा का अपरदन हो जाए, सॉइल इरोजन हो जाए, तो क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां से वनस्पति गायब हो जाती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में अनाच्छादन होते ही पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात करते इन्वेजन की। जब पेड़ पौधे एक क्षेत्र से नष्ट हो गए, अनाच्छादित क्षेत्र हो गया, तो बात आती है इन्वेजन की, आक्रमण की या अतिक्रमण की। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य दूरस्थ स्थानों से
विभिन्न प्रकार के पौधे अनाच्छादित क्षेत्र में स्थानांतरित होकर सफलतापूर्वक इन आवासों में उग जाते हैं या बस जाते हैं। तो पहले जो क्षेत्र अनाच्छादित हो गया था, तो उसमें विभिन्न तरह के जो पौधे हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं और दूरस्थ स्थानों से और सफलतापूर्वक अपने आप को इस अनाच्छादित क्षेत्र में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसकी भी निम्न अवस्थाएं हैं, जैसे कि माइग्रेशन, जिसको कि आप प्रवास कहते हो या प्रवर्जन कहते हो। तो स्थानांतरित होने वाले पौधों के प्रवर्धक अंग या प्रवर्धक जैसे कि बीजाणु, सीड्स या कायिक संरचनाएं अपने पैतृक आवास से अनाच्छादित क्षेत्रों में आगमन करते हैं। वे इन नए क्षेत्रों में पहुंचने के लिए इनको विभिन्न प्रकीर्णन माध्यमों जैसे वायु, जल, प्राणी एवं यहाँ तक कि मनुष्यों का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि आक्रमणकारी पौधों के बीज या बीजाणुओं की प्रकीर्णन क्रिया विभिन्न कारकों जैसे वायु की दिशा, जल में लवणों की मात्रा या स्थल आकृति द्वारा भी प्रभावित होती है। अब बात करती हूँ एसेसिस और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मतलब अस्थापन के बारे में। तो प्रवर्जन के बाद, प्रवर्जन किसे कहते हैं? माइग्रेशन के बाद नव आगंतुक पादप प्रजातियां अनाच्छादित क्षेत्रों की नवीन परिस्थितियों में समन्वय स्थापित कर लेती हैं और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन का प्रयास करती हैं। यह प्रक्रिया एसेसिस अस्थापन कहलाती है। तो प्रवर्जन माइग्रेशन के पश्चात नए आवास स्थल में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांश पौधे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो अपने आप को इन परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं, उनके सीड्स अंकुरित होते हैं और सफलतापूर्वक पौधों के रूप में वृद्धि करते हैं एवं प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों से नए आवास में सबसे पहले आने वाले नव आगंतुक पौधों को पायोनियर्स, पुरोगामी कहा जाता है। इनके समुदायों को पायोनियर कम्युनिटीज, पुरोगामी समुदाय कहते हैं। पुरोगामी पादप धीरे धीरे इस नए क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेशन की। समुच्चयन, पुरोगामी पादप प्रजातियां अस्थापन के पश्चात धीरे धीरे के द्वारा अपनी संख्या या पॉपुलेशन में वृद्धि करती हैं। क्या बताया? पुरोगामी पादप प्रजातियां अस्थापन के पश्चात धीरे धीरे प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या पॉपुलेशन में वृद्धि करती हैं। तो पापा कौन बेचे? एक समूह या समुच्चय के रूप में एकत्रीकरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को एग्रीगेशन कहते हैं। विभिन्न पौधों के समुच्चय छोटे या बड़े तथा एकल प्रजाति या एक से अधिक प्रजातियों के मिश्रण द्वारा निर्मित हो सकते हैं, लेकिन समुच्चय का आकार जितना बड़ा होगा उसी के अनुपात में प्रजाति विशेष का भी पादप समुदाय में उतना ही अधिक प्रभाव होगा। तीसरी बात करते हैं कंपटीशन
एंड कोएक्शन। बेटा आप कल ले लेंगे, आपकी केमिस्ट्री क्लास है ना फिर, ठीक है।